ग्रीटिंग्स एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज अपन कवर करेंगे BNSS में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 62 तक। यह आज का टारगेट रहेगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको कवर कर पाऊँ। सो बिफोर स्टार्टिंग BNSS अपन समझते हैं कि बेसिकली BNSS है क्या। तो चलिए नोट्स पे चलते हैं। BNSS एक लॉ है जो कि रिपील करके आया है CRPC को, जो कि है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये फोर्स में कब आया था? ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 2024 को। इसको प्रेसिडेंट ने एसेंट कब दी थी? इसको प्रेसिडेंट ने एसेंट दी थी 25 दिसंबर 2023 को। अब आपको समझ में आना चाहिए पहले कि प्रेसिडेंट की एसेंट क्या होती है और इन्फोर्समेंट डेट क्या होती है। ये बेसिकली इनेक्टमेंट डेट है। ये वो डेट है जिस दिन प्रेसिडेंट साहब ने इस एक्ट को एसेंट दी थी और बोला था ये अब लॉ बन चुका है, एक्ट बन चुका था इस डेट को। और 1 जुलाई 2024 को ये फोर्स में आ गया था कि अब से जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो BNSS के थ्रू डील होंगी और ना कि CRPC के थ्रू। ठीक है। अब होता क्या है, जो डेट है 1 जुलाई 2024, इससे पहले की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो आज भी डेल्ट होंगी CRPC से, और इसके बाद की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो डील होंगी BNSS से। तो अपन को समझ में आ गया कि BNSS जो कि है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, वो एक लॉ को रिपील करके आया है जिसका नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो अपन समझते हैं बेसिकली BNSS है क्या। दो टाइप के लॉज होते हैं। एक होता है प्रोसीजरल लॉ, चलो ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं। दो टाइप के लॉज होते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो कि राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज को बताता है कि किस पार्टी की क्या राइट होगी और क्या लायबिलिटी होगी, वो अपन को क्लियरली बताता है सब्सटेंटिव लॉ। अब मान लो जैसे मर्डर करना एक ऑफेंस है, ठीक है, मर्डर करना एक ऑफेंस है, ये अपन को बताता है BNS भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, इसने बता दिया कि मर्डर एक ऑफेंस है जो कि सेक्शन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि न्यू एक्ट्स हैं तो इसलिए मेरे को सेक्शन याद नहीं है, बट जो कि है सेक्शन 101 में वो एक ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 103 में दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक ऑफेंस है, ये ऑफेंस है, ये उसकी पनिशमेंट है। ये कौन बताता है अपन को? ये बताता है सब्सटेंटिव लॉ, और BNS 2023 एक टाइप का सब्सटेंटिव लॉ है। अब इन राइट्स को या लाइबिलिटीज़ को इन्फोर्स कैसे कराएंगे वो बताता है अपन को प्रोसीजरल लॉ। कि मतलब कोर्ट में जैसे सबसे पहले FIR फाइल होगी पुलिस स्टेशन में जाके, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन पे बाद इंक्वायरी होगी, फिर ट्रायल होगा। ये अपन को प्रोसीजरल लॉ बताता है कि आप सब्सटेंटिव लॉ को इन्फोर्स कैसे कराओगे, ये आपको प्रोसीजरल लॉ बताता है। मतलब राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ बताई जाती हैं सब्सटेंटिव लॉ के थ्रू, और उन राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को इन्फोर्स कैसे कराना है वो आपको बताता है प्रोसीजरल लॉ। सिंपल सी बात ये है, सबके पास राइट्स हैं, क्या वो किसी यूज़ की होंगी अगर अपन उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इन्फोर्स ना करा सकें? इट विल बी ऑफ नो यूज़। तो इसलिए प्रोसीजरल लॉ बनाया जाता है जिसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया जाता है कैसे आप उन राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को इन्फोर्स कराओगे। ठीक है, तो ये था बेसिक। अब थोड़ा बेसिक और समझ लेते हैं प्री के लिए। इसमें टोटल सेक्शंस हैं 531,
एंड टोटल चैप्टर्स हैं इसमें 39 एंड ये एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है, मीन्स फ्रॉम द फ्यूचर डेट ही अप्लाई करता है, जो कि है जितने भी 1 जुलाई के बाद क्रिमिनल केसेस डील होंगे वो डील किए जाएंगे आपके BNSS के थ्रू। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं बेयर एक्ट के थ्रू, ठीक है। ये एक्ट नंबर 46 है ऑफ 2023। इसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसकी इनेक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर 2023। इस डेट को प्रेसिडेंट ने इस एक्ट को असेंट दी थी। ये फाइनली एक बिल जो है वो एक्ट बन गया था इस डेट को, ठीक है। शॉर्ट टाइटल बोलता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सबसेक्शन 2 बताता है, एक्सेप्शंस बताता है कि ये कहाँ अप्लाई नहीं करेगा। द प्रोविजंस ऑफ द संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 एंड 12 देयर ऑफ वो अप्लाई नहीं करेंगे स्टेट ऑफ नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज़ में, ठीक है। ये बताता है। और ये फोर्स में कब आया था? फोर्स में आया था ये 1 जुलाई 2024 को, और इसी दिन को इसने CRPC को रिपील कर दिया था, जो कि पहले एक प्रोसीजर लॉ था जो कि क्रिमिनल केसेस से डील करता था, ठीक है। तो अब अपन आते हैं डेफिनेशन क्लॉज पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये एक न्यू डेफिनेशन है जो कि BNSS में ऐड करी गई है। इट वॉज नॉट इन द CRPC। एज अपन को पता है कि 2023 में न्यू लॉज लाने का मेन रीज़न यही था। पहली बात तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ बहुत होता है। आज आप देखते हो हर जगह मोबाइल फ़ोन्स ये सब यूज़ होते हैं जो कि अर्लियर टाइम्स में यूज़ नहीं होते थे। तो इसमें इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की डेफिनेशन दे रखी है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इसका यूज़ है। अब अगर वो 2023 में कोई लॉ लाते हैं और उसके बाद भी अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड नहीं करते जो रिसेंट टाइम में इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो लॉ कभी भी एक गुड लॉ नहीं कहलाएगा। उसे गुड लॉ कहलाने के लिए उसमें वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ये इम्पॉर्टेंट है, तो अपन अब समझते हैं क्योंकि न्यू डेफिनेशन है तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे, इससे क्लियरिटी ज़्यादा है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या बोलता है? शेल इंक्लूड यूज़ ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ करना, लाइक मोबाइल फ़ोन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस जिससे आप दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होती है। फॉर द पर्पसेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, किसी कम्युनिकेशन डिवाइस को यूज़ करना फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब मान लो आप मोबाइल के थ्रू जूम मीटिंग पे वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हो तो वो इसी के अंडर आ जाएगा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर में। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लाइक मोबाइल फ़ोन से किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना या उसका रिकॉर्ड करना एविडेंस। अब मान लो कोई पर्सन मोबाइल फ़ोन से किसी डेड बॉडी की फ़ोटो लेता है, किसी डेड बॉडी की फ़ोटो लेता है, तो ये भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आएगा, ये भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आएगा। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच अदर पर्पसेस बाय सच अदर मीन्स एज अ स्टेट गवर्नमेंट बाय रूल्स प्रोवाइड, मतलब किसी भी चीज़ को ट्रांसमिट करना उन रूल्स के थ्रू जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। सिंपल मीनिंग ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का ये होगा, अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन के थ्रू या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो या कोई एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो या एविडेंसेस की फ़ोटो ले रहे हो, तो वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर में ही आएंगी। और आपको भी पता है 2025 में अपन रिसेंटली हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। अब बेल क्या होता है? बेल एक टाइप का टेम्परेरी रिलीज होता है, टेम्परेरी रिलीज होता है फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द पुलिस।
मतलब पुलिस की कस्टडी से एक टेम्परेरी रिलीज को अपन बेल कहते हैं। व्हाट इज़ बेल? बेल एक टेम्परेरी रिलीज होता है फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द पुलिस। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टडी होता है। ये होता क्या है? सपोज ये आप हो, आप क्यों हो? ये कोई ए पर्सन है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ऐसा लोगों को लगता है इसने ऑफेंस कमिट किया है। अब होता क्या है, इसे पुलिस अरेस्ट करने आती है, तो उस टाइम पे ये बेल फर्निश कर देता है। तो बेल फर्निश करने का मतलब ये होता है, ये पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि आप बेल दे दो मुझे। पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है, कोर्ट भी दे सकता है, दोनों के पास पावर रहती है बेल देने की, कि आप जहाँ भी बुलाओगे मैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाऊँगा। आई विल बी अवेलेबल एट द प्लेस जहाँ पे आप मुझे बुलाते हो, एट द रिस्पेक्टेड डेट और एट अ रिस्पेक्टेड टाइम। जहाँ भी आप मुझे बुलाओगे मैं अवेलेबल हो जाऊँगा। तो बेल एक टाइप का टेम्परेरी रिलीज होता है उस पर्सन का जो कि सस्पेक्टेड है, जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया, उस पर सस्पेक्शन है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उसका एक टाइप का टेम्परेरी रिलीज। अब बेल बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है या बेल बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है। बॉन्ड एक टाइप का पर्सनल बॉन्ड होता है कि आप पर्सनली बोलते हो कि मैं अवेलेबल होऊंगा इस टाइम पे, और इसमें आप थोड़ा अमाउंट भी सबमिट करते हो। इन केस मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ तो ये अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। बेल बॉन्ड क्या होता है? इसमें श्योरिटी होता है जो कि गारंटी लेता है कि जो डेट बेल पे मेंशन है उस डेट पे ये पर्सन अवेलेबल होगा। अगर ये अवेलेबल नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा। ये होता है बेल बॉन्ड। तो अब बेल भी दो टाइप की ऑफेंसेस की होती है। एक होता है बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस और दूसरा होता है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जो बेलेबल ऑफेंस होता है उसमें बेल मिलती है मैटर ऑफ राइट पे, मतलब सामने वाले का अधिकार होता है बेल का। इसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है भैया कि कोर्ट का डिस्क्रिशन है। इसमें राइट है कि अगर उसने बेल फर्निश कर दी है तो उसे बेल मिल जाएगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस में मैजिस्ट्रेट, सेशन जज या हाई कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि सामने वाली पार्टी को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर उनको सही लगता है कि इसे बेल दे देना चाहिए तो वो दे देंगे। इसमें बहुत सारे ग्राउंड्स रखेंगे वो, कि सामने वाले ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा, कहीं वो भाग तो नहीं जाएगा। तो वो सारे ये ग्राउंड्स देते हैं। और हीनियस ऑफेंस किया है नया नॉन हीनियस ऑफेंस किया है, तो ये सारे ग्राउंड्स को कंसीडर करते हुए वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दी जाती है। ये भी चेक की जाती है कि जो पर्सन है उसकी एज क्या है, क्या वो किसी डिसीज से वो सफ़र नहीं कर रहा। इन ग्राउंड्स पे बेल दे दी जाती है नॉन बेलेबल ऑफेंस पे। कोई ऐसी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। बेसिकली कोर्ट को अगर प्राइमा फेसी देख के लगता है कि बेल देनी चाहिए इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो कोर्ट बेल दे देगा। बट राइट नहीं होता है, जो पर्सन है जो कि सस्पेक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, उसका ये राइट नहीं है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसको बेल मिल जाए। ये डिस्क्रिशन है किसका? ये डिस्क्रिशन है कोर्ट का कि उसे बेल देनी है या नहीं देनी है। चलिए अब अपन चलते हैं। इसमें तो बहुत सिंपली बताया कि क्या होती है बेल। बी, बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। बेल एक टाइप का रिलीज होता है ऑफ द अक्यूज्ड, मतलब या तो उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या सस्पेक्टेड है कि उसने किया है, ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, मतलब कस्टडी से रिलीज का, अपॉन सर्टेन कंडीशंस इम्पोज बाय एन ऑफिसर और अ कोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। तो बेल मिलती ही आपको तब है जब आप बॉन्ड या बेल बॉन्ड साइन करते हो। ठीक है, इसमें कंडीशंस लगी होती हैं कि इस टाइम पे आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, जब भी कोर्ट को आपकी ज़रूरत होगी तब आपको कोर्ट के पास आना पड़ेगा, जब भी कोर्ट आपको बुलाएगा तब आपको कोर्ट में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो ये बेल या बेल बॉन्ड पे लिखा रहता है कि कब कब आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तो इस बेसिस पे बेल मिलती है।
अब बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल बोल रखा है, बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड नॉन बेलेबल मी ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। सिंपली इसने ये बोल रखा है बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मैंशनड है, और अभी आपने समझा ही है कि बेलेबल ऑफेंस में एज अ मैटर ऑफ राइट मिलती है, और इसने बोला है नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो कि कोई एक अदर ऑफेंस है, मतलब जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल है, एंड जो नॉन बेलेबल है वो बेलेबल नहीं है, एज सिंपल एज दैट। बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। अंडरटेकिंग लेते हैं श्योरिटी के साथ, मतलब एक पर्सन को खड़ा होना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि इस रिस्पेक्टिव टाइम पे ये अवेलेबल होगा, तो ये बेल बॉन्ड में मेंशन किया जाता है। 2(1)(e) इसमें बोला है बॉन्ड, बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। इसमें श्योरिटी की जरूरत नहीं होती कि पर्सनली ही मैं वो पर्सन बोलता है कि जब भी कोर्ट को रिक्वायरमेंट होगी मैं अवेलेबल होऊंगा, उस डिज़ायर्ड टाइम पे मैं कोर्ट में आऊँगा, ये बॉन्ड बताता है अपन को। अब इसमें 2(1)(f) चार्ज बता रखा है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। बेसिकली चार्ज की इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है, चार्ज होता गया है जब भी कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है तो जो मैजिस्ट्रेट साहब है ना वो उसे बताते हैं कि आपने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तो उसको ही चार्ज बोलते हैं कि जो अपन उस पर्सन को बता रहे हैं जो अक्यूज्ड है कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, वो चार्ज के थ्रू बताते हैं कि आप पे ये चार्ज लगा है, ये धारा लगी है, इस धारा के तहत आप पे ये होता है। लाइक आपने मर्डर कमिट किया है, पहले तो आईपीसी में बोलते थे धारा 302, तो ये चार्ज होता है जिससे सामने वाली पर्सन को पता चल सके कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है। और वैसे इसके बेसिस पे आपको ये याद रखना है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। अब 2(1)(g) में बता रखा है अपन को कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, तो चलो ये भी जाके समझते हैं पहले बोर्ड पे। कॉग्निजेबल ऑफेंस पहले तो ये लिखना जरूरी है कि इसमें डिफाइंड है, 1(g) में डिफाइंड है, और दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि बता रखा है अपन को 2(1)(o) में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वैसे तो मैं रॉन्ग हूँ नहीं, इसी में बताया। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, लाइक मर्डर, रेप, ये एक टाइप ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें जो पुलिस है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, मतलब मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं चाहिए होती है पुलिस को अरेस्ट करने के लिए इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब जो 2(1)(o) में नॉन कॉग्निजेबल बता रखा है वो लेस सीरियस नेचर का होता है, लाइक पेटी थेफ्ट, आपने कोई ऐसा क्राइम कमिट कर दिया जो कि बहुत छोटा सा है। इसमें पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत होती है फॉर अरेस्टिंग द पर्सन, क्योंकि रीज़न यही है, लेस सीरियस है ये और वो मोर सीरियस है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस का और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। 1(g) cognizable offense. Cognizable offense means an offense for which and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without a warrant. Simply यही बोल रहा है cognizable offense वो ऑफेंस है जिसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट, जो कि पहली बात तो फर्स्ट शेड्यूल में बता रखा है, और इसमें जो पुलिस ऑफिसर है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, ये बता रखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। 2(1)(h) में कंप्लेंट मीन्स एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू ऑफ टेकिंग एक्शन अंडर द संहिता दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। अब होता गया है इसमें जो अपना BNSS है, इसमें 2 टाइप्स से कॉग्निजेंस ली जाती है। एक होता है FIR के थ्रू, जब आप पुलिस ऑफिसर के पास जाके इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कराते हो अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा होता है आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट साहब के पास जा रहे हो इन्फॉर्मेशन देने,
अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, तो उसे बोलते हैं कंप्लेंट। बेसिकली होता क्या है, बहुत सी बार जब पुलिस ऑफिसर आपकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्ड नहीं करता है तो बेसिकली इसमें बहुत सी बार क्या होता है, जब आप क्या होता है पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा होता है तो आप कंप्लेंट में भी जा सकते हो डायरेक्टली। कंप्लेंट का मतलब होता है कोई भी एलिगेशन जो कि ओरली या तो राइटिंग में किसी मजिस्ट्रेट साहब को दी गई हो, मतलब मजिस्ट्रेट साहब को दी गई हो, with a view to his taking action under this Sahita that some person whether known or unknown has committed an offence but does not include a police report। इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है। अब आ गई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये भी न्यूली ऐड हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होती है? Electronic communication means the communication of any written or verbal, pictorial information or video content transmitted or transferred whether from person to another, from one device to another, from a person to a device, from a device to a person by means of an electronic device including telephone, mobile phone or other wireless telecommunication device, or a computer or audio video player or camera, or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification by the central government। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है तो अपन सबको पता है। जब भी आप किसी, जैसे कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, जब दो पर्सन साथ में कुछ बात कम्युनिकेट कर रहे हों और यही चीज़ वो अगर किसी मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब मान लो कोई पर्सन किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है तो इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा? क्योंकि इसमें आपने लिखा, या आपने सपोज वर्बल कैसे हो जाएगा, इसमें आपने किसी को वॉइस नोट भेजा तो वर्बल हो गया। पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन, किसी को पिक्चर शेयर कर दी या वीडियो कंटेंट शेयर कर दिया, सपोज़ आपने व्हाट्सएप के थ्रू किसी को वीडियो शेयर कर दिया किसी एक डिवाइस से मतलब एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर में आ जाएंगी? ये सब चीज़ें आएंगी अपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंडर में। समझे आप लोग? 21J में आता है हाई कोर्ट, तो अब इसमें तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको पता है क्या होता है हाई कोर्ट। 21K में इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर संहिता बाय मजिस्ट्रेट। अब आपको समझना ज़रूरी है, इंक्वायरी जो है वो हमेशा मजिस्ट्रेट के थ्रू करी जाती है। इंक्वायरी कभी भी पुलिस ऑफिसर नहीं करता, और ये ही ऐसा होता है इन्वेस्टिगेशन कभी मैजिस्ट्रेट नहीं करता। अब ये स्टेजेस हैं, क्रिमिनल स्टेजेस हैं। होता क्या है, सबसे पहली स्टेज होती है स्टेजेस हैं भाई, देखो होता क्या है, यहाँ पे मान लो पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर रजिस्टर्ड करी। एफआईआर मतलब आपने जाके इन्फॉर्मेशन दी अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर को। यहाँ से पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन वो स्टेज होती है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस होता है। एक बार जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है, पुलिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद सबमिट करता है। इसमें पता रहता है कि क्या क्या हुआ है। उसके बाद जब मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस लेता है तो इंक्वायरी की स्टेज आ जाती है, ये सेकेंड स्टेज होती है। एक बार इंक्वायरी के बाद जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं कि इसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तब ट्रायल की स्टेज चालू होती है। अभी के लिए इतना समझो। अब होता गया है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, क्योंकि इंक्वायरी का भी ट्रायल नहीं हो सकता, कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, क्योंकि इंक्वायरी हमेशा कौन करेगा, या तो मैजिस्ट्रेट साहब करेंगे या कोर्ट करेगा। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस संहिता फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन का बेसिक काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का बेसिक काम होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस।
बेसिक काम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर सहायता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन कौन कलेक्ट करके देता है? पुलिस ऑफिसर। और बाय एनी पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, हु इज ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। इन्वेस्टिगेशन या तो पुलिस ऑफिसर करेगा या कोई अदर पर्सन करेगा जो कि ऑथराइज बाय द मैजिस्ट्रेट है, पर मैजिस्ट्रेट साहब कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। ये इसका क्रक्स है। 2(1)M में है जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एविडेंस को ओथ पे लिया जाता है कि कोई पार्टी आई है एज अ विटनेस, वो ओथ पे बोल रही है कि जो मैंने देखा है वो अपनी आंखों से देखा है एंड आई एम ट्रू टू माई बिलीफ। लोकल जो रिस्ट्रिक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने पढ़ लिया है। 2(1)O में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नोटिफिकेशन मीन्स ऑफिशियल गैजेट में कोई नोटिफिकेशन देना। ऑफेंस का मतलब सिंपल ये होता है जो कि कोई भी एक्ट जो कि पनिशेबल है बाय द लॉ। मतलब मर्डर किया है किसी ने तो मर्डर एक टाइप का ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है बाय द लॉ। Offense means any act or omission made punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। ये होता है बेसिकली ऑफेंस। मतलब बेसिकली कोई भी ऐसा एक्ट जो कि पनिशेबल बाय द लॉ है वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। ये अपन को किस में बता रखा है? 2(1)Q में बता रखा है। 2(1)R में क्या दे रखा है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और इज अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर cause to perform his duties, the police officer present at the station house who is next in the rank to such officer and above the rank of constable or when the state government so directs any other police officer। तो ये बेसिकली ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा। प्लेस का मतलब होता है इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेसल। पुलिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद सबमिट होती है बाय द पुलिस ऑफिसर टू द मैजिस्ट्रेट। पुलिस रिपोर्ट मीन्स रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193। इसमें पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाती है मैजिस्ट्रेट को बाय द पुलिस ऑफिसर। 2(1)U में बता रखा है पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर जनरली स्पेसिफिकली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट में सारे काम करने का दायरा किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का, कि कितने पुलिस स्टेशन होंगे ये सब होंगे तो पुलिस इसका काम होता है अपना स्टेट गवर्नमेंट का। तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है जिस जगह को पुलिस स्टेशन, वो उस जगह का पुलिस स्टेशन होगा। ये सिंपली इसमें ये बोलता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो पर्सन होता है जो कि स्टेट की तरफ से केसेस को लड़ता है, मतलब स्टेट की तरफ से लड़ता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2(1)V means any person appointed under section 18 and includes any person acting under the direction of public prosecutor। 2(1)W में सब डिवीजन है, मीन्स सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। सबको पता है सबसे ऊपर आता है डिवीज़न, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है सब डिवीज़न। तो है क्या होती है? सबसे ऊपर पहले स्टेट आता है, सबसे ऊपर आता है स्टेट। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आता है? सब डिवीज़न। तो इसलिए बोला सब डिवीजन मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। 2(1)X में आता है समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। समन केस वो केस होगा जो कि एक वारंट केस नहीं होगा। आप समझ लेते हैं वारंट केस क्या होगा। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। अब कोई भी चीज़ जो कि एक्सीडिंग 2 ईयर्स से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट कैरी नहीं करती वो समन केस हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बोल रखा है? वारंट केस वो केस होगा जिसमें या तो पनिशमेंट होगी डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स से ज़्यादा। 2(1)Y में विक्टिम बता रखा है। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज पर्सन। विक्टिम वो पर्सन होता है जिसने कोई लॉस या इंजरी सफ़र करी है बाय द एक्ट और ओमिशन, मतलब कुछ करने से या कुछ ना करने से, ऑफ द एक्यूज पर्सन इंक्लूड द गार्डियन और लीगल हायर ऑफ सच विक्टिम। ठीक है, इसमें लीगल हायर भी आते हैं विक्टिम के और गार्डियन भी आते हैं, ये हमें याद रखना है।
सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 एंड द भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल हैव द सेम मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइन टू द एक्ट इन द संहिता। अब कोई चीज़ इस पर डिफाइन नहीं है तो उसका मीनिंग अपन कहाँ से कंस्ट्रू करेंगे, उसका मीनिंग अपन कंस्ट्रू करेंगे आईटी एक्ट 2000 से और BNS 2023 से। जो उसमें मीनिंग होगा वो ही कंस्ट्रू किया जाएगा, ये सिंपल वर्ड्स में सबसेक्शन 2 बोलता है। तो अब इससे अपना कंप्लीट होता है डेफिनेशन क्लॉज। अब अपन आते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। अनलेस अ कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस इन एनी लॉ टू अ मैजिस्ट्रेट विदाउट क्वालिफाइंग वर्ड्स, magistrate of first class or magistrate of second class in relation to the area be construed as a reference of judicial magistrate of first class, judicial magistrate of second class, such case में भी executing magistrate of such area। इसमें सिंपली ये बोलता है मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या होगा, मैजिस्ट्रेट को कंस्ट्रू कैसे किया जाएगा, या तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, कहीं भी अगर मैजिस्ट्रेट लिखा है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस अपन को बताता है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है इसका, वेयर अंडर एनी लॉ अदर देन द संहिता द फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय द मैजिस्ट्रेट रिलेट्स टू व्हिच इन्वॉल्व्स एप्रिसिएशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस। ये सिंपल वर्ड्स में ये बोलता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन होगा, जो कि या तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस की बात करता है या ट्रायल कंडक्ट करता है, तो उसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोला जाएगा। जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करेगा इस एक्ट के अंदर उसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बोला जाएगा। ये सिंपल वर्ड में बोल रहा है। तो अब ऐसे अपन समझते हैं, विच इन्वॉल्व एप्रिसिएशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एविडेंस और द फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन विच एक्सपोज एनी पर्सन ऑफ एनी पनिशमेंट और पेनल्टी और डिटेंशन इन द कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल और वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सेंडिंग हिम फॉर ट्रायल बिफोर एनी कोर्ट, दिस शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द संहिता बी एक्सरसाइज्ड बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जो भी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा उसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोला जाएगा। बीच में बोला गया है विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर। एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव इन नेचर क्या हो गया, किसी को लाइसेंस ग्रांट कर देना, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सच एज ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, द सस्पेंशन एंड कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस, sanctioning or prosecution or withdrawing of from prosecution, they shall be subject to the provisions of clause A be the exercisable of executive magistrate। मतलब इसमें ये बताया गया कि कौन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा और कौन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा। जो भी कोर्ट से रिलेटेड फंक्शंस करेगा वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड फंक्शंस करेगा वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा। सब सेक्शन 4 क्या बोलता है, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस इन द भारतीय न्याय संहिता एंड अदर लॉज। ऑल ऑफेंसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड और into tried and otherwise dealt with according to the provisions herein contained। जितने भी ऑफेंसेस BNS में मेंशन्ड हैं उनका ट्रायल होगा BNSS के थ्रू, ये इसमें मेंशन कर रखा है सिंपल वर्ड्स में। All offences under any other law shall be investigated, inquired or tried and otherwise dealt with according to the same provision but subject to the enactment for the time being enforced regulating manner of investigation, inquiring or otherwise dealing with। अब कोई भी अदर एक्ट में मतलब कोई स्पेशल लॉ में कुछ दे रखा है तो अगर उसमें ऐसा कुछ दे रखा है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल का, तो उसके थ्रू डील होगा, वरना अगर वो एक्ट साइलेंट है तो BNSS के थ्रू डील होगा। ये सिंपल वर्ड्स में ये कह रहा है, ठीक है। सेक्शन 5 सेविंग्स की बात करता है। सेविंग्स बोलते हैं नथिंग कंटेन दिस संहिता शैल इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रूविंग टू कॉन्ट्ररी इफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ टाइम बिंग फॉर एनी स्पेशल जुडिशियल पावर कन्फर्ड और स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फॉर। मतलब इसमें सिंपल बोला है स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर लोकल लॉ। अब BNSS क्या है, लोकल लॉ है जो सब पे एप्लीकेबल होता है, स्पेशल लॉ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे डील होता है। तो स्पेशल लॉ जो है वो उसकी बात पहले मानी जाएगी, अगर उसमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न दे रखा है किसी चीज़ के लिए फिर BNSS को लाया जाएगा। चैप्टर 2 जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, इसे अपन अच्छे से पढ़ेंगे। सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स की कितनी क्लासेस होंगी, इसमें सिंपल बोला है बिसाइड हाई कोर्ट, मतलब हर स्टेट में एक हाई कोर्ट तो होगा ही, हाई कोर्ट के अलावा कोर्ट ऑफ सेशन होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा और एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा। तो सिंपल वर्ड्स में ये बोल रहा है हाई कोर्ट के अलावा ये 4 कोर्ट्स और होंगे, ये 4 कोर्ट्स और होंगे, ठीक है।
Beside the High Court and the court instituted under any law other than the Sahita, there shall be in every state the following classes of criminal courts: Court of Session, Judicial Magistrate first class, Judicial Magistrate second class, and Executive Magistrate. ये 4 classes of courts होंगे beside the High Court. Territorial divisions क्या होते हैं? Every state shall be a session division, shall consist of session divisions. Every session division shall for the purpose of a district and consist of district. ये सिंपल वर्ड्स में बोल रहा है, हर स्टेट का एक सेशन डिवीज़न होगा, हर स्टेट का एक सेशन डिवीज़न होगा और हर सेशन डिवीज़न का एक डिस्ट्रिक्ट होगा। हम सबको पता है सबसे ऊपर स्टेट होता है, उसके स्टेट के नीचे सेशन डिवीज़न आता है, सेशन डिवीज़न के नीचे डिस्ट्रिक्ट होगा और उसके अंदर कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगा। बेसिकली सेशन डिवीज़न में एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये बोल रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट्स एंड नंबर्स ऑफ सच डिवीजन। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद कि वो लिमिट्स को अल्टर कर सकता है सच डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट के, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर सकता है इनटू सब डिवीज़न और उनकी बाउंड्री भी अल्टर कर सकता है, मतलब बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। तो ये सब बताया गया टेरिटोरियल डिवीजन्स में। अब इम्पॉर्टेंट आता है कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। हर सेशन डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा, जो कि कौन एस्टैब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ये अपन को हमेशा याद रखना है कि हर सेशन डिवीज़न में क्या होगा, एक कोर्ट ऑफ सेशन होगा जिसको एस्टैब्लिश किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और उसी कोर्ट ऑफ सेशन में एक जज होगा जो कि उसे प्रिसाइड ओवर करेगा, जो कि हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। तो अब कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टैब्लिश कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। उसमें जज को अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ये अपन को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जज को अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जस्ट टू एक्साइज जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट ऑफ सेशन। अब एक ही कोर्ट ऑफ सेशन में एक तो वो जज अपॉइंट करेगा। अब सारा काम अकेला जज ही थोड़ा ना संभालेगा, फिर उसी के साथ साथ एडिशनल सेशन जज अपॉइंट करेगा। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। मतलब अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा, और इस्टेब्लिश कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ये इसमें बताया गया है। Subsection 4, the session judge of one session division may be appointed by the High Court, be also be additional session judge of another division, and in such case he may sit for a disposal of case at such places or places in other division as the High Court may direct. क्या होता है, अब मान लो यहाँ पे एक सेशन डिवीज़न में एक एडिशनल जज को अपॉइंट किया गया है, तो हाई कोर्ट्स और एडिशनल सेशन जज को, उस एडिशनल सेशन जज को किसी और डिवीज़न में भी बैठने को बोल सकता है फॉर डिस्पोजल ऑफ द केसेस और प्लेसेस इन अदर डिवीजन एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट, जिसको हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है। तो ये भी हाई कोर्ट की पावर है कि वो ये कर सकता है कि एक एडिशनल सेशन जज को दूसरे सेशन डिवीज़न में भी बोल सकता है कि आप वहाँ जाके बैठ के डिस्पोजल करो केसेस का। सब सेकेंड है, वेयर द ऑफेंस ऑफ द सेशन ऑफिस नॉट ऑफेंस, इट्स ऑफिस, वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वेकेंट and the High Court may make arrangement for the disposal of any urgent application which may be made the pending before the Court of Session by an additional session judge, or there be no additional session judge by a chief judicial magistrate in the session division, and every judge and magistrate have jurisdiction to deal with such application. अब होता क्या है, किसी जगह पे सेशन जज की सीट जो है वो वेकेंट है या वो अवेलेबल नहीं है, तो फॉर द अर्जेंट डिस्पोजल ऑफ केस ये क्या बोल सकता है? ये बोल सकता है एडिशनल सेशन जज से उस केसेस को डिस्पोज करने की। अगर एडिशनल सेशन जज भी एब्सेंट है तो वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से बोल सकता है उन केसेस को डिस्पोज ऑफ करने की। ये पावर किसके पास है? ये हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट की बहुत ब्रॉड पावर है इसमें भाई। सब सेकेंड, कोर्ट ऑफ सेशन शैल ओनली होल्ड्स अ सिटिंग एट सच प्लेस। सिंपल वर्ड में बोलता है कोर्ट ऑफ सेशन उसी जगह पे होल्ड करेगा अपनी पोजीशन जो कि हाई कोर्ट ने स्पेसिफाई करी है। ठीक है,
when notification specified. But if any particular case the court of session is of opinion that it will be tend to general conveyance of the parties and the witnesses to hold sitting at any other place of session division, it may with the consent of the prosecution and the accused sit at that place for the special of case examination of witness. Simple है, कुछ भी नहीं है. Subsection 7, the session judge may from time to time make order concession with संहिता to distribution of business among additional session judge. Session judge distribute करेगा business among additional session judge. ये session judge की power है. A session judge may also make provision for disposal of urgent application in the event of absence or inability. जब session judge absent है, enable है by the additional session judge, if no additional judges by chief judicial magistrate and by judge magistrate shall be named to judicial application. अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जब सेशन जज एब्सेंट है तो वो बोल सकता है किसको, एडिशनल सेशन जज को उनको डिस्पोज करने के लिए, या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को. अगर एडिशनल जज सेशन जज भी एब्सेंट है उनके पास वो सेम पावर्स होंगी जो कि एक सेशन जज के पास हैं जब वो उस मैटर को डिस्पोज ऑफ करेंगे. ये सिंपल वर्ड्स में ये बोलता है. दूसरा बोलते हैं कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. अब अपन सबको पता है, पहले हायरार्की समझना. सबसे ऊपर होता है सेशन जज, अपन स्टेट में चल रहे हैं बिसाइड हाई कोर्ट. सेशन जज के नीचे आता है अपना CJM चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. उसके नीचे आता है JMFC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. उसके भी नीचे आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो कि है JMSC. ये पता होना चाहिए अपन को. सबसे ऊपर कौन आता है, सेशन जज आता है. उसके नीचे CJM आता है. CJM के नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आता है. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास आता है. सेक्शन 9 कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. In every district there shall be established as many courts of judicial magistrate and of first class and of second class and such places as statement by the after consideration high court by notification specified. अब इसमें क्या बोला है, डिस्ट्रिक्ट में as many courts होंगे of JMFC and JMSC. इसे भी कौन इस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करेगा. मतलब इस्टेब्लिशमेंट की पावर किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की. पर इसमें कंसल्टेशन की जरूरत पड़ेगी उसे, किसकी, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन की. हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से वो स्टैब्लिश करेगा कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास. प्रोवाइडेड द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट स्टैब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास and any particular case or classes of cases where such special court is established, no other court of magistrate in local areas shall have the jurisdiction to try case or classes of cases for the trial of which such special court of judicial magistrate established. अब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद किसी भी लोकल एरिया में स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, जो कि पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस से ही डील करेंगे. मतलब सारे केसेस से डील नहीं करेंगे, कि जो इस मैटर से रिलेटेड केस आएगा उससे ही डील करेंगे. तो पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस से डील करेंगे, उसके लिए भी कर सकता है. द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंट बाय हाई कोर्ट. उसमें भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर, कोर्ट ऑफ सेशन में भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर किसके थ्रू अपॉइंट किया जा रहा था, हाई कोर्ट के थ्रू. इसमें भी प्रेसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जा रहा है हाई कोर्ट के थ्रू. द हाई कोर्ट में वेयर एवर इट अपीयर्स टू बी एक्सपीडिएंट और नेसेसरी कन्फर द पावर्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस फंक्शनिंग एज, मतलब जैसे सिंपल ही बात है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को कन्फर कर सकता है पावर ऑफ जज इन सिविल कोर्ट. बेसिकली सबको पता है जज वही होते हैं. होता क्या है, इनका डेजिग्नेशन चेंज होता रहता है. जब वो सिविल केसेस डील कर रहे होते हैं तो वो सिविल जज होते हैं, जब वो क्रिमिनल केसेस डील करते होते हैं तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं. एज सिंपल एज दैट. अब दूसरा आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. अब होता क्या है, JMFC में जो सबसे सीनियर होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में सबसे सीनियर होता है, उसी को CJM अपॉइंट किया जाता है. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंटमेंट इसमें भी कौन कर रहा है, हाई कोर्ट कर रहा है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास टू बी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. मतलब जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा एज अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. सेकंड बोलता था हाई कोर्ट में अपॉइंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट and such magistrate shall have all of the powers of chief judicial magistrate and the Sahita and any law for the time being in force as the high court में डायरेक्ट. अब इसमें से ही क्या होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में से ही किसी एक को बना दिया जाएगा एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. उसमें वो सेम पावर्स होंगी जो कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास है. इसमें भी कौन अपॉइंट कर रहा है, हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है. मतलब हाई कोर्ट की बेसिक पावर है अपॉइंटमेंट करने की, और अभी तक अपन ने जिसमें भी देखा इस्टेब्लिश करने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास. सेशन जब अपन सेशन कोर्ट में कर रहे थे तो इस्टेब्लिशमेंट में वो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट हो रहा था. जब अपन कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में देख रहे थे विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट हो रहा था.
स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा था कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में। अब इसमें क्या होता था, हाई कोर्ट में डेजिग्नेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड एनी सब डिवीजन सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बना सकता है किसी सब डिवीजन में, ठीक है, हाई कोर्ट। चलो, जनरल कंट्रोल किसका होगा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट पे, सीजीएम का होगा, एज सिंपल एज दैट। ये सबसेक्शन 4 बोल रहा है। सेक्शन 11 किसके बारे में बात करता है, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, द हाई कोर्ट इफ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अगर हाई कोर्ट को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करते हैं टू डू कन्फर अपॉन एनी पर्सन हु हैज़ एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट, मतलब कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है अंडर द गवर्नमेंट, और ऑफ द पावर्स कन्फर्ड और कन्फर्ड बाय द सहायता और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस। अब कोई जो पोस्ट होल्ड कर रहा है गवर्नमेंट की, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट को, तो उसको भी कन्फर की जा सकती है पावर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास किस लोकल एरिया में, प्रोवाइडेड नो सच ऑफिस शैल बी कन्फर्ड ऑन पर्सन अनलेस ही पॉजेस सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिलेशन ऑफ लीगल अफेयर्स। उस पर सच क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए लीगल अफेयर से रिलेटेड, एज द हाई कोर्ट बाय रूल्स स्पेसिफाई, as the High Court by the rules specify such magistrate shall be called special judicial magistrate। इसका अपॉइंटमेंट किस में हो रहा है, सेक्शन 11 में हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब हाई कोर्ट अपॉइंट करता है इसमें विद द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सच मैजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। मतलब इसे जब अपॉइंट किया जाएगा तो 1 ईयर एट अ टाइम ही किया जाएगा। ये प्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछेंगे कि स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो 1 ईयर एट अ टाइम, एज अ हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। सेक्शन 12 लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्या लोकल जुरिसडिक्शन होगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंट्रोल के अंदर। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टाइम टू डिफाइन द लोकल लिमिट्स, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो हैं वो डिफाइन करेंगे लोकल लिमिट्स, जिसमें जो मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए हैं, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास अपॉइंट किए गए हैं, वो एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर्स को। मतलब जुरिसडिक्शन जहाँ पे वो पावर को एक्सरसाइज करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेगा। क्योंकि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो मैजिस्ट्रेट होता है जो कि एक सुपीरियर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अपॉइंट किया जाता है एज अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। प्रोवाइड द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में होल्ड सिटिंग एट एनी प्लेस एंड लोकल एरिया विच इट इज स्टैब्लिश, मतलब जहाँ पे उसे स्टैब्लिश किया गया वहाँ पे वो अपनी सिटिंग होल्ड करेगा। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड बाय सच डेफिनेशन द जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ एवरी मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट इट डिस्ट्रिक्ट। मैजिस्ट्रेट की पावर्स कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड करेंगी। ये सब है इसमें। सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सिंपली ये बोलता है सीजीएम के सबऑर्डिनेट कौन होगा, जेएमएफसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। सीजीएम किसके सबऑर्डिनेट होगा, सीजीएम विल बी सबऑर्डिनेट ऑफ द सेशन जज। एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट, every chief judicial magistrate shall be subordinate towards the session judge, and every other judicial magistrate shall subject to general control and session judge be subordinate to chief judicial magistrate. The chief judicial may from the time to time make rules to give special orders consistent with the Sahita as to distribution of business among the judicial magistrates subordinate to him। मतलब business को distribute कौन करेगा, among जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करेगा। अब सेक्शन 14 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बता रखा है। अब कौन होगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, चलो ये पढ़ते हैं। 14 सबसेक्शन 1 इन एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। इसमें ऊपर वाले में आपको अपॉइंट कौन कर रहा था, हाई कोर्ट कर रहा था। इस्टेब्लिश स्टेट गवर्नमेंट कर रहा था, बट इसमें अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। एज मैनी पर्सन एज इज थिंग्स टू एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एज मैनी पर्सन एज इज थिंग्स टू बी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। उसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में से एक पर्सन को वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा, डीएम अपॉइंट करेगा। इन द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव सच पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता एंड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज अ स्टेट गवर्नमेंट इज। अब किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट, whenever it in consequence of the office of district magistrate becoming vacant,
मतलब अगर कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस वेकेंट होता है, मतलब उसमें कोई नहीं होता है, एनी ऑफिसर सक्सीड टेम्पररी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सच ऑफिसर शेल पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड परफॉर्म द ड्यूटीज रिस्पेक्टली कंफर्ड इम्पोज बाय दिस संहिता ऑन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. The state government place executive magistrate in charge of subdivision and relieve him for the charge occasion requires magistrate. सब फालतू है. स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या होगा? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक फिट. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इक्विवेलेंट टू बी नोन टू स्पेशल एग्जीक्यूटिव फॉर पर्टिकुलर एरियाज. मतलब कोई पर्सन को अपॉइंट कर सकता है जो कि नहीं है बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है. Section 16 local jurisdiction of executive magistrate. Subject to control of the state government, the district magistrate may from time to time define the local limits of the areas when which executive may exercise all the powers which they are may be invested. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बताएगा कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किन एरियाज में अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा. एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइड बाय सच डेफिनेशन जुरिडिक्शन ऑफ पावर्स ऑफ एवरी मैजिस्ट्रेट शैल एक्सटेंड थ्रू आउट इट डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड करेगी. सबको पता है मैजिस्ट्रेट की पावर डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड करती है. सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेक्शन 17 ऑल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट. सब डीएम के सबऑर्डिनेट होंगे सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अदर देन सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट. सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट डीएम के सबऑर्डिनेट नहीं होगा, क्योंकि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को कौन को बनाया जाता है? सीजीएम को बनाया जाता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट. Exercising powers in subdivisions shall also be subordinate to subdivisional magistrate subject to general control district magistrate. ठीक है, सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के भी सबऑर्डिनेट होंगे और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के भी सबऑर्डिनेट होंगे. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम रूल्स बनाएगा कि स्पेशल ऑर्डर कंसर्न विद सहायता टू द डिस्ट्रीब्यूशन अलोकेशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. मतलब कैसे वर्क करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बताएगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कि क्या आपको काम करना है, जो भी उससे सबऑर्डिनेट है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेसिकली अपॉइंट क्यों किए जाते हैं? ये बेसिकली स्टेट की तरफ से केसेस को फाइट करते हैं फॉर द स्टेटस. गवर्नमेंट के केसेस को डील करा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू, इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. इसे अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस. पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर आपको अपॉइंट करना है तो 7 years एज एन एडवोकेट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. अब अपन रीड करते हैं और क्लियरिटी आएगी जिससे. सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर. फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. पूरे हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करने के बाद हाई कोर्ट से वो अपॉइंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. अब होता क्या है, अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. किसको अपॉइंट करती है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, पीपी को, या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी को कोर्ट में कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन अपील या प्रोसीडिंग. किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे. तो अपन को अब क्लियर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है, बट आफ्टर कंसल्टिंग द हाई कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. प्रोवाइडेड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली अपॉइंट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर्पज. अब इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी. नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली में, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में, यहाँ पे तो कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली. सबसेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग केस इन डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया. मतलब डिस्ट्रिक्ट में भी कंडक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, पर इसमें मे है, चाहे तो कर ले चाहे तो ना करे. बट इस केस में आना आप सबसेक्शन 3 में, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. इसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट तो अपॉइंट करेगी ही करेगी डिस्ट्रिक्ट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. प्रोवाइड पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक अपॉइंट फॉर वन डिस्ट्रिक्ट मे बी अपॉइंटेड ऑल्सो टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस में फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट. अब मान लो एमपी में कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में तो वो कर ही सकता है प्रैक्टिस, बट साथ ही साथ कोई और डिस्ट्रिक्ट में भी अपॉइंट उसी पर्सन को किया जा सकता है. मान लो एमपी में ग्वालियर भी आता है और जबलपुर भी आता है,
अब बोल दिया गया है कि यही जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये दोनों जगह, दोनों डिस्ट्रिक्ट में डील करेगा। तो ये होता है। सब सेक्शन 4 बोलता है द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ द पर्सन हु हैज ओपिनियन फिट अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इसमें क्या बोला है, डीएम सेशन जज से कंसल्ट करके प्रिपेयर करेगा, क्या प्रिपेयर करेगा, पैनल प्रिपेयर करेगा ऑफ नेम्स जो कि फिट हैं टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेगा विद कंसल्टेशन विद सेशन जज। ठीक है। सब सेक्शन 5 बोलता है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोई पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय द स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अनलेस नेम अपीयर्स इन द पैनल्स ऑफ नेम प्रिपेयर बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अगर वो इस पैनल में शो नहीं है उसका नेम तो उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब सेक्शन 5 वेयर अ स्टेट देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर कैडर, अगर रेगुलर कैडर है तो उसमें से अपॉइंट कर लिया जाएगा। Provided that where I opinion of state government no suitable person available for such cadre for such appointment, the state government may appoint a person for public prosecutor, assistant public as the case may be from a panel remnant। कोई भी सूटेबल पर्सन नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट तो उसे अपॉइंटमेंट कर लिया जाएगा उन पैनल से, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बनाया विद कंसल्टेशन विद द सेशन जज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। A person shall be eligible for the appointment of public prosecutor or an additional public prosecutor under subsection 1 and subsection 2 or subsection 3 or subsection 6 only if he has the practice as an advocate for not less than 7 years। मतलब प्रैक्टिस ज़रूरी है भाई साहब, लेस देन 7 ईयर्स की प्रैक्टिस है तो आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सबसेक्शन 8 सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में अपॉइंट फॉर द पर्पसेस of any case the classes of cases a person has been practicing advocate not less than 10 years। मतलब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जा सकता है, पर उसकी प्रैक्टिस कितनी कम नहीं होनी चाहिए, 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मान लो कोई पॉक्सो रिलेटेड केस है, उसको प्रोसिक्यूट करना है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पॉक्सो रिलेटेड केसेस के लिए बनाया जा सकता है। उसे भी कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यही सब इंपॉर्टेंट था इसमें। अपन चलते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे। ये अपॉइंट किया जा रहा है ये स्टेट के लिए किया जा रहा है बेसिकली। अब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेसिकली अपॉइंट किया जा रहा है फॉर द मैजिस्ट्रेरियल पर्पसेस। मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट मतलब ये जो हैं इधर ये अपॉइंट किया जा रहा है सेशन जज और हाई कोर्ट के लिए को प्रोसिक्यूट करने के लिए, इधर अपॉइंट किया जा रहा है सेशन जज के लिए, ऊपर अपॉइंट किया जा रहा है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेसिकली अपॉइंट किया जा रहा है फॉर द मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट। द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और मोर देन असिस्टेंट पब्लिक वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब बेसिकली APP वो लोग होते हैं जो कि APO का एग्ज़ाम देते हैं स्टेट, इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेसिकली, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें शैल है, स्टेट गवर्नमेंट तो अपॉइंट करेगी डिस्ट्रिक्ट के लिए, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लासेस ऑफ केसेस इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है विदाउट पीरियड ऑफ प्रोविजन कंटेन सबसेक्शन 1 और सब वे आर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल। यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो जो DM है वो अपॉइंट कर देगा APP आफ्टर गिविंग नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस देगा 14 डेज का, या तो आप अपॉइंट कर दो या तो मैं अपॉइंट कर दूंगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देगा। प्रोवाइडेड नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट असिस्टेंट, कोई पुलिस ऑफिसर एलिजिबल नहीं होगा फॉर द अपॉइंटमेंट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है जहाँ पे अब उसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, अगर वो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है तो उसे नहीं बनाया जाएगा। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बेसिकली एक टाइप का वॉच डॉग है जो देखता है, जो कि देखता है, चेक रखता है ऑन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। ठीक है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द स्टेट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एज मैनी एज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। स्टेट में क्या होंगे, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये स्टेट पर्पस के लिए होगा। और भी यहाँ बताया गया डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ एज मैनी डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर। डिस्ट्रिक्ट में कौन का होगा, स्टेट में होंगे 2 लोग, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन,
और डिस्ट्रिक्ट में कंसिस्ट करा जाएगा डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। पर्सन एलिजिबल कब होगा? टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज़ बीन अ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट नॉट लेस देन 15 ईयर्स और हैज़ बीन अ सेशन जज। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए या तो उसके पास लेस देन 15 ईयर्स का टाइम के लिए कम से कम वो उसे एडवोकेट नहीं होना चाहिए। 15 ईयर से ज़्यादा के लिए उसे एडवोकेट होना चाहिए, प्लस या तो वो सेशन जज होना चाहिए, तो वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकता है। बी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट ऑफ नॉट लेस देन 7 ईयर्स। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए उसको या तो प्रैक्टिस करनी चाहिए 7 साल से ज़्यादा, या तो उसे मैजिस्ट्रेट होना चाहिए और फर्स्ट क्लास, तो उसे बनाया जा सकता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये होम डिपार्टमेंट के अंदर फंक्शन करेंगे। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। एवरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये तो अपन को पता ही है। सारा सबसे ऊपर आएगा डायरेक्टर, उसके नीचे आएगा डिप्टी डायरेक्टर, उसके नीचे आएगा असिस्टेंट डायरेक्टर। तो असिस्टेंट डायरेक्टर सबऑर्डिनेट डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर सबऑर्डिनेट डायरेक्टर की ये हायरार्की बता रखी है। तो इसमें भी यही बोला गया है, क्या बोला गया? एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। सब डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर सबऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, और सारे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सबऑर्डिनेट होंगे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 18 कंडक्ट केसेस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी सबऑर्डिनेट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबऑर्डिनेट होंगे किसके? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। और सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि अपॉइंट किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट में सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 18 कंडक्ट डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट में है वो सबऑर्डिनेट होंगे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि अपॉइंटेड सब सेक्शन 1 सेक्शन है वो सबऑर्डिनेट होंगे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम क्या होगा? पावर एंड फंक्शन होंगे। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी मॉनिटर केसेस which offense are punishable for 10 years or more or with life imprisonment or with death or execute the proceeding or give opinion on filing of appeals। बेसिकली इसका काम रहेगा उन केसेस को मॉनिटर करना जिनकी पनिशमेंट जो कि 10 ईयर्स से ज़्यादा है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ है, और ओपिनियन देना और फाइलिंग ऑफ अपील्स। डिप्टी डायरेक्टर का काम क्या होगा? स्क्रूटनाइज करना पुलिस रिपोर्ट को या मॉनिटर करना केसेस को जिसकी पनिशमेंट 7 ईयर से ज़्यादा है बट लेस देन 10 ईयर्स है, और एक्सपीडिएट डिस्पोजल देखना। और असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होगा मॉनिटर केसेस विच ऑफेंसेस पनिशेबल विद लेस देन 7 ईयर्स, तो उसका काम होगा असिस्टेंट डायरेक्टर का। यही सब इसमें इंपॉर्टेंट है। और सब सेक्शन 12 बोलता है सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एडवोकेट जनरल स्टेट वेल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एडवोकेट जनरल, तो वो अलग होगा, ये सारी चीज़ें उस पर अप्लाई नहीं करेंगी जब वो फंक्शन करेगा एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। चैप्टर 3 डील करता है पावर ऑफ कोर्ट से। क्या कोर्ट्स की पावर होंगी? तो सेक्शन 21 अपन को बताता है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। ये कौन से कोर्ट्स हैं जो ऑफेंसेस को ट्राई कर सकते हैं? सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ द संहिता Clause A. Any offence under Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 may be tried by the High Court, the Court of Session, any other court which such offence is shown first schedule to be triable। इनमें से कोई भी कोर्ट ऑफेंस को ट्राई कर सकता है जो BNS में मेंशन है। अब होता क्या है, बेसिकली ट्राई करने से पहले सबसे पहले इंसान जाता है शेड्यूल पे, मतलब मजिस्ट्रेट साहब जाते हैं शेड्यूल पे। वो चेक करते हैं कि इसका कॉग्निजेंस और ट्राई करने का पावर किसका है। बेसिकली कॉग्निजेंस तो हमेशा मजिस्ट्रेट साहब ही लेते हैं, फिर देखते हैं इसको ट्राई करने की पावर किसके पास है। उस हिसाब से उस जज साहब के पास वो केस ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब कमिट हो जाता है या कमिट हो जाता है। अगर मजिस्ट्रेट साहब की खुद पावर रहती है उसे ट्राई करने की तो मजिस्ट्रेट साहब खुद ट्राई कर लेते हैं। उसमें बोला गया है
भारतीय न्याय संहिता में जितने भी ऑफेंसेस मेंशन्ड हैं उनको या तो हाई कोर्ट ट्राई कर सकते हैं या कोर्ट ऑफ सेशन या एनी अदर कोर्ट विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल। कोई भी ऑफेंस जो कि फर्स्ट शेड्यूल में शो किया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में पीछे सारे ऑफेंसेस दे रखे हैं, ऑफेंसेस में ये भी लिखा हुआ है कि कौन से मैजिस्ट्रेट उनका ट्रायल करेंगे। प्रोवाइडेड एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, Section 68, 69, 70 and 71 भारतीय न्याय संहिता 2023 shall be tried as far as practicable by a court presided over by the woman। बेसिकली इसमें यह बोला जा रहा है ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है ना, ये उनके थ्रू प्रिसाइड किए जाने चाहिए, उस कोर्ट के थ्रू जो कि प्रिसाइड किया जा रहा है बाय अ वुमेन। कोई वुमेन प्रिसाइड कर रही है, उस कोर्ट के थ्रू ये होने चाहिए। B. Any offence under any other law shall when any court is mentioned in this behalf by such law be tried by such court and when no court is so mentioned may be tried by। बेसिकली ऊपर तो बात की जा रही थी भारतीय न्याय संहिता के बारे में, इसमें बात करी जा रही है किसी स्पेशल लॉ के बारे में। अगर स्पेशल लॉ से रिलेटेड है तो वो भी कौन डील करेगा, हाई कोर्ट डील करेगा या कोई कोर्ट जो कि ऑफेंस ट्राइबल है बाय द फर्स्ट शेड्यूल, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में शो कर रखा है, या तो वो जज साहब ट्राई करेंगे। अब होता क्या है इसमें, बेसिकली शेड्यूल में ही बताया गया कि कौन कौन उन ऑफेंसेस को ट्राई कर सकता है। अब इसमें बताया गया है कि सेंटेंस क्या हाई कोर्ट कौन सी सेंटेंस पास कर सकते हैं, सेक्शन 22 में बताया, और सेशन जज कौन सी सेंटेंस पास कर सकते हैं। सेशन जज कोई भी सेंटेंस पास कर सकता नहीं, हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो कि ऑथराइज बाय लॉ है। और हाई कोर्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, डेथ पेनल्टी भी दे सकता है। हाई कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है जो कि ऑथराइज कर रखा है उसे। अगर कोई भी एक्ट में जो सबसे सीरियस मतलब जो भी सबसे सीरियस क्या बोलते हैं पेनल्टी होगी वो हाई कोर्ट इम्पोज कर सकता है किसी भी पर्सन पे। अब अगर कोई सेशन जज अगर डेथ सेंटेंस देता है, मतलब हैंग टिल डेथ की सेंटेंस देता है, तो वो कन्फर्मेशन के लिए जाएगी टू द हाई कोर्ट। मतलब सेशन जज के पास भी सारी पावर है, वो भी कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, बट जो अपनी डेथ सेंटेंस है उसकी कन्फर्मेशन के लिए जाना पड़ेगा हाई कोर्ट के पास। द हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस दे सकता है जो कि ऑथराइज है बाय द लॉ। सब सेकेंड हुआ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। सेशन जज या एडिशनल सेशन जज कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो कि ऑथराइज है बाय लॉ, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। अगर सेशन जज कोई भी डेथ सेंटेंस पास करता है तो वो इन कन्फर्मेशन होगी विद बाय द हाई कोर्ट। अब इसमें आते हैं कि आप केस 23 में बताया कि CGM क्या पनिशमेंट दे सकते हैं, JMFC क्या पनिशमेंट दे सकते हैं और JMSC क्या पनिशमेंट दे सकते हैं। तो CGM साहब 7 साल तक की कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं और कोई भी फ़ाइन दे सकते हैं। JMFC जो हैं वो अप टू 3 ईयर्स इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, प्लस 50K का फ़ाइन दे सकते हैं, प्लस कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस की गई है। अब जो JMSC है वो 1 ईयर तक की अप टू 1 ईयर इम्प्रिजमेंट दे सकता है और अप टू 10,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन दे सकता है और कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं। ये पावर है JMSC के पास, ये पावर है JMSC के पास। तो अपन को सेक्शन 23 क्या बता रहा है, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ। मतलब डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकते और इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स, मतलब 7 साल तक की से ज़्यादा तक की सजा नहीं दे सकते। द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। मतलब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं वो जो हैं वो 3 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकते या फाइन नहीं दे सकते, नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़, और ऑफ बोथ और ऑफ कम्युनिटी सर्विस। मतलब ये सब दे सकते हैं, या तो 3 साल और 3 साल के साथ साथ 50,000 भी दे सकते हैं, या कम्युनिटी सर्विस, या दोनों दे सकते हैं। सब सेकेंड, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पास एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मतलब 1 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ ऑफ बोथ और ऑफ कम्युनिटी सर्विस। ठीक है। अब कम्युनिटी सर्विस क्या होगा ये एक्सप्लेनेशन में बता रखा है
ये बिल्कुल याद रखना, ये प्री में पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी सर्विस की डेफिनेशन किधर दे रखी है। तो कम्युनिटी सर्विस की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में, आपको कम्युनिटी सर्विस की डेफिनेशन दे रखी है। समझे या नहीं समझे? आई नो आप समझ गए हो। तो कम्युनिटी सर्विस क्या होता है? शेल मीन द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर अ कन्विक्ट टू परफॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी फॉर विच ही शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी रेमुनरेशन। मतलब किसी से बोल देना कि आप एक काम करो, आप ऑर्फेनेज में जाके जो अनाथ लोग हैं ना, उनको 1 मंथ तक फूड सप्लाई करना, और इसका आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये एक टाइप की क्या हो गई? ये एक टाइप की कम्युनिटी सर्विस हो गई, जिससे कम्युनिटी के लिए वेलफेयर हो जाए। तो वो होती है कम्युनिटी सर्विस। ये न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है जो कि इंट्रोड्यूस की गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में और सेक्शन 4 और भारतीय न्याय संहिता में। द फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट में ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है। अब सेक्शन 24 बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है, इम्प्रिजनमेंट, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब क्या होता है, अब मान लो कोई पर्सन है जिसको पनिशमेंट मिली है अप टू 3 years एंड 10K फाइन। अब होता क्या है, वो 10K का फाइन नहीं देता है, मतलब द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट कहाँ है, हाँ, तो इसमें क्या है, उसने फाइन नहीं दिया है। तो अब होता क्या है इसमें, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड अ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अगर मान लो किसी भी मजिस्ट्रेट ने उसे या तो 2 साल तक की पनिशमेंट दी है, इम्प्रिजनमेंट दी है, प्लस 10K का फ़ाइन दिया है, और वो 10K का फ़ाइन नहीं देता है, तो होता क्या है, अगर वो फ़ाइन नहीं देता है तो उसको एक्सटेंडेड इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, जो कि इन सब्सेंटिव होगी इन 2 years के। मतलब अब पढ़ते हैं, अब वो जो है वो नॉट इन एक्सेस ऑफ पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट होनी चाहिए। मतलब मजिस्ट्रेट की पावर कितनी है, मान लो JMFC की पावर है 3 years, तो इससे ज़्यादा एक्सीड भी नहीं करनी चाहिए। और shall not where imprisonment has been awarded a part of substantive sentence exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to the offence otherwise and default of payment of fine। अब मान लो होता क्या है, JMFC ने किसी को 2 साल तक की सज़ा दी है 2 years और 10K का फ़ाइन दे रखा है। तो होता क्या है इसमें, बेसिकली उस ऑफेंस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी थेफ्ट की, वो थी 3 years, मतलब थेफ्ट को अपन मान के चलो। तो होता क्या है, जब वो 10K नहीं देता है तो 3 years का 1/4 दिया जा सकता है, जो ही कितना होगा, मतलब 9 months इन एक्सटेंशन दिया जा सकता है, अगर वो फ़ाइन नहीं पे करता है तो, अगर वो फ़ाइन नहीं पे करता है तो। The imprisonment awarded under this section may be in addition to the substantive sentence of imprisonment for maximum term awardable by the magistrate under section 21। सब्सटेंटिव होगी, 2 years तो उसने दी है, वो तो ठीक है, प्लस 9 months ये सब्सटेंटिव होगी, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं होगी, ये बोला है इसमें। सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल। इसमें क्या हुआ है, पहले तो आप समझो 2 चीज़ें, एक होता है कॉन्करेंटली, जिसका मतलब है साथ साथ। एक होता है कॉन्जिक्यूटिवली, दैट मीन्स एक के बाद एक। अब मान लो किसी ने बहुत सारे ऑफेंसेस कमिट किए हैं, तो JMFC ने क्या किया, एक ऑफेंस की उसे 1 साल दे दी, एक की 2 साल दे दी, एक की 3 साल दे दी, तो उसमें मैक्सिमम कितनी है, 3 साल। तो अगर वो कॉन्करेंटली होगा, साथ साथ वाला होगा, तो 3 years में पहले ये 1 साल की ख़त्म हो जाएगी इसमें, फिर ये 2 साल की ख़त्म हो जाएगी, फिर ये 3 साल की ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसे करके ये पूरा ऑफेंस ख़त्म हो जाएगा, मतलब साथ साथ। कॉन्करेंटली में क्या होता है, सपोज इसी एग्जांपल को लो, JMFC ने ये पनिशमेंट दी है 1 year, 2 year एंड 3 year। अब होता क्या है, पहले ये पर्सन अपनी 1 year की सज़ा काटेगा, ठीक है,
इसके बाद फिर 2 ईयर की सज़ा काटेगा, इसके बाद फिर 3 ईयर की सज़ा काटेगा। ऐसे करते करते 6 ईयर्स इसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब एक के बाद है, और कॉन्करेंटली में साथ साथ। When a person is convicted at one trial of 2 or more offences, the court may, subject to the provisions of Section 9 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2020, sentence him for such offence to several punishment prescribed therefore court competent to inflict. The court shall consider the gravity of offence, order punishment to run कॉन्करेंटली एंड और कॉन्जिक्यूटिव। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देख के या तो वो पनिशमेंट को कॉन्जिक्यूटिवली रन करा सकता है, कॉन्करेंटली, कॉन्करेंटली मतलब एक साथ, कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक के बाद एक। इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर सेवरल ऑफेंसेज बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट विच इज कंपेयर्ड इन्फ्लिक्ट ऑन कन्विक्शन ऑफ सिंगल ऑफेंस। अब इसमें क्या होगा कि मान लो उसे कॉन्जिक्यूटिवली पनिशमेंट देना है, इसका मतलब ये नहीं उसे हाई कोर्ट में भेजना पड़ेगा। इसमें क्या है, जो GMFC है उसकी पावर डबल हो जाती है। अब अपन सबको पता है GMFC 3 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, इसकी ट्वाइस पावर हो जाएगी, इसका मतलब 6 ईयर्स तक की दे पाएगा। और इसमें एक और गैप लगा रखा है, नो केस शैल सच बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट लॉन्गर, मतलब लॉन्गर नहीं होनी चाहिए 20 ईयर से ज़्यादा। और एग्रीमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कंपेयर टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। अपन को ये पता है GMFC की पनिशमेंट देने की पावर होती है अप टू 3 ईयर्स, इनकी पावर हो जाएगी 6 ईयर्स। GMSC की पावर होती है 1 ईयर, इसकी पावर हो जाएगी 2 ईयर्स, तो मतलब डबल हो जाएगी। फॉर द पर्पस ऑफ अपील कन्विक्टेबल द एग्रीगेट और कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस पास इन अंडर सेक्शन शैल बी टू सिंगल सेंटेंस, मतलब सिंगल सेंटेंस ही मानी जाएगी। बेसिकली यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट था, 26 से ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रीड कर लेते हैं फिर भी। सेक्शन 26 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। इन कन्फरिंग पावर्स अंडर इस संहिता द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी बाय ऑर्डर एम्पावर पर्सन स्पेशली बाय नेम और वर्च्यू ऑफ द ऑफिस और क्लासेस ऑफ ऑफिशियल एंजली बी देयर ऑफिशियल टाइटल्स। मतलब हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी एम्पावर कर सकता है, किसी भी वर्च्यू पावर वो दे सकता है। सच ऑर्डर शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डेट ऑफ इज कम्युनिकेटेड इन पर्सन एम्पावर। पावर्स ऑफ इज इम्पॉर्टेंट व्हेन एनी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस अंडर सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी पर्सन जिसको जो कि ऑफिस होल्ड करता है अंडर सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, वो उसे हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट विद द पावर्स अंडर संहिता थ्रू आउट एनी लोकली अपॉइंटेड एन इक्वल हायर ऑफ द सेम। सब फालतू के सेक्शन हैं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक बार रीड कर लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब आज के लिए अपन इसे तय करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको, मुझे पता है मैंने आपको 62 तक करवाने का प्रॉमिस किया था, बट एक बार मैं रिस्पॉन्स तो देख लूँ इस वीडियो पे रिस्पॉन्स कैसा आता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं पूरा BNSS कवर कराऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, एंड आप पे वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे इसलिए इस वीडियो के बेल आइकन को प्रेस करें, मतलब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।